Hello everyone, this is Piyush Sharma and welcome to MCQ बंदा। तो फाइनली KVS का टीयर 1 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है और ऑलमोस्ट सभी लोग टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर गए होंगे। अब हमें मेन अपने टीयर 2 के एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो जैसा कि हम अपने यूनिट 1 को स्टार्ट कर चुके थे, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, उसकी 2 वीडियो पहले ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। अब ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस इसी यूनिट के डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद इन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, इसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है करिकुलम एडेप्टेशन के बारे में, जो कि यूनिट 2 है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वोकेशनल असेसमेंट? State any 3 important principles of vocational assessment for the rehabilitation of person with intellectual disability। पहले हम वोकेशनल असेसमेंट देखेंगे, वोकेशनल असेसमेंट क्या होता है और वोकेशनल असेसमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है रिहेबिलिटेशन में। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वोकेशनल असेसमेंट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ obtaining information about worker skill and performance in order to make appropriate training decision। वोकेशनल असेसमेंट को हम ऐसे दे सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन लेना वर्कर के बारे में, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रेनिंग दे सकें। टू एनहेंस द इंडिपेंडेंट लिविंग ऑफ PWIDs, द मोड ऑफ असेसमेंट शुड बी फंक्शनल इन नेचर। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल असेसमेंट आर एज फॉलो। तो अब इसमें देखो क्या है, हम वर्कर की स्किल के बारे में जानते हैं वोकेशनल असेसमेंट करने के लिए, ताकि हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें। और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसके केस में ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसे हमें इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, इंडिपेंडेंट रहना सिखाना है। ठीक है, तो वोकेशनल असेसमेंट इसलिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, जो कुछ हम इसके अब आगे प्रिंसिपल देखते हैं कि इसके वोकेशनल असेसमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वोकेशनल असेसमेंट मस्ट इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंपोनेंट। अब देखिए, जैसे कि हर असेसमेंट में इम्पोर्टेंट होता है, हर असेसमेंट में इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे ही वोकेशनल असेसमेंट में भी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव मतलब हमें न्यूमेरिक फॉर्म में भी अब डेटा रखना है असेसमेंट का, और क्वालिटेटिव कंपोनेंट फंक्शनल जो चीज़ें वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेगा पर्सन, वो उसके लिए क्वालिटेटिव कंपोनेंट ज़रूरी है। सेकंड प्रिंसिपल, vocational assessment must be carried out in setting where an individual response can be evaluated in relation to naturally occurring environmental cues in a situation। वोकेशनल असेसमेंट जो है वो होना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट में। कैसे एनवायरनमेंट में? नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से, जैसे कोई भी हम असेसमेंट करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसमें नेचुरल इंस्टिंक्ट बाहर है। तो ऐसे ही वोकेशनल असेसमेंट को भी नेचुरल एनवायरनमेंट में करना चाहिए, ताकि एक बेटर रिजल्ट हमारा निकल कर आए। अगला प्रिंसिपल, वोकेशनल असेसमेंट शुड बी फोकस ऑन वर्क रिलेटेड स्किल एंड बिहेवियर दैट कुड इम्पीड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वोकेशनल असेसमेंट किस पे फोकस होना चाहिए? वर्क रिलेटेड स्किल पे, क्योंकि वोकेशनल असेसमेंट है तो वर्क रिलेटेड स्किल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनिशियली अ बेसलाइन असेसमेंट शुड बी डन यूजिंग क्राइटेरियन रेफरेंस नॉर्म टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल वोकेशनल पोटेंशियलिटीज़। इनिशियली स्टार्टिंग, जब हम वोकेशनल असेसमेंट की स्टार्टिंग कर रहे हैं तब हमें एक बेसलाइन असेसमेंट तैयार करना होता है। बेसलाइन असेसमेंट क्या होता है? बेसलाइन असेसमेंट एक क्राइटेरिया को फिक्स कर देता है कि जिस भी जॉब में हमें उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी को प्लेस करना है, PWD पर्सन को प्लेस करना है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है।
जब वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएगा तभी तो हम उस पर्सन को जॉब में प्लेस करेंगे। तो एक बेसलाइन असेसमेंट हमें करना होता है, ठीक है। वो बेसलाइन असेसमेंट करने के बाद फर्स्ट स्टेप ये हो गया बेसलाइन असेसमेंट। सेकंड, देन फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड फोकस ऑन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक और असेसमेंट किया जाएगा जो किस पे फोकस होगा, रिलेटेड टू वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे वो फोकस करेगा। द फाइनल स्टेज एनकम्पासेस ऑन द जॉब इवेल्युएशन। फिर फाइनल जो हमारा स्टेज आएगी वो आएगी ऑन द जॉब इवेल्युएशन, मतलब जॉब में हमने उसे प्लेस कर दिया है। अब जॉब में प्लेस करने के बाद वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, किस तरीके की वर्क आउटपुट निकल कर आ रहा है, उसका हम इवेल्युएशन करेंगे। तो ये कुछ हमारे वोकेशनल असेसमेंट के प्रिंसिपल्स थे जो हमने इसमें देखे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, enlist the key component of assessment for transition from school to work for person with intellectual disability। अब यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, असेसमेंट फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क। जब PWID वाला जो बच्चा है वो स्कूल से वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट में जाएगा तो ट्रांजिशन फेज है। वो ट्रांजिशन फेज मतलब चेंज वाला फेज, जहाँ पे एक चेंज आएगा उसकी लाइफ में स्कूल से वर्क की तरफ। तो वहाँ पे हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखे होंगे उसको अब हम देखेंगे। तो पहला है, ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क मीन साइंटिफिकली प्लान ट्रांसफर ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल टू वर्क वर्ल्ड ऑफ वर्क विद रिक्विजिट स्किल। मतलब हम स्कूल से वर्क की तरफ जब बच्चे को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो होते हैं उनको चेंज पसंद नहीं होता है। तो वो उस चेंज को अडेप्ट कर पाए, इसलिए हम स्लोली चेंज करेंगे। एक साइंटिफिकली प्लान, एक प्रॉपर स्टेप्स बनाएंगे किस तरीके से हम उसको स्कूल से वर्क की दुनिया में लेके जाएं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल रेलेवेंट स्कूल पेरेंट्स चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इसमें जो ये ट्रांजिशन प्लान जो हमारा बनाया जाएगा, जो प्लान हम बनाएंगे उस प्लान में सभी की पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, स्कूल की, पेरेंट्स की, इन सभी की पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। Transition from any children with intellectual disability involves several key components such as। अब ट्रांजिशन के लिए जो की कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट है एन अप्रोप्रिएट स्कूल प्रोग्राम। एक अप्रोप्रिएट स्कूल प्रोग्राम, जैसे मैंने ऊपर ही बात करी, एक प्रॉपर हम एक प्लान बनाएंगे कि कैसे हम उस बच्चे को स्कूल से वर्क की तरफ लेके जाएंगे। तो फर्स्ट है एन अप्रोप्रिएट स्कूल प्रोग्राम। सेकंड है formalized plan involving parents and the entire array of community that are responsible for providing services। अब यहाँ पे स्कूल लेवल पे तो बच्चे के लिए हमने प्रोग्राम तैयार कर लिया, एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे उसको वर्क की तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए। अब यहाँ पे प्लान बनाएंगे इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड एंटायर एरे ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पे कम्युनिटी की भी हेल्प लेंगे हम, पेरेंट्स की तो लेनी है, क्या कम्युनिटी की भी हेल्प लेंगे जो उसको जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। सेकंड है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। थर्ड, मल्टीपल क्वालिटी ऑप्शन फॉर मीनिंगफुल पोस्ट स्कूल ट्रेनिंग एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। मल्टीपल ऑप्शंस हो उसके पास, क्वालिटी ऑप्शंस फॉर मीनिंगफुल पोस्ट स्कूल ट्रेनिंग, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग लेने के लिए उसके पास मल्टीपल ऑप्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट, transition plan may begin with a parent, school or an agency responsible for providing post school vocational services। ट्रांजिशन प्लान जो स्कूल से वर्क की तरफ जो ट्रांजिशन प्लान है वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, पेरेंट से भी हो सकता है, स्कूल की तरफ से भी हो सकता है, या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंसी जो भी वोकेशनल सर्विसेज की ट्रेनिंग देती हो वहाँ की तरफ उस तरफ वो
ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कि मैं इसको आपको एक एग्जांपल बताऊं, दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है BRA, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनको कैंडल मेकिंग सिखाई जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को कैंडल मेकिंग सिखाई जाती है। ना केवल कैंडल मेकिंग, इसके अलावा और भी अदर चीज़ें भी सिखाई जाती है, जैसे कंप्यूटर कोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये अदर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ हो गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग असेसमेंट टूल फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग। देखिए, पहले हमने असेसमेंट टूल पढ़े थे, प्री स्कूल लेवल पे पढ़े थे, स्कूल लेवल पे पढ़े थे। अब हम यहाँ पे 2 असेसमेंट टूल देखने वाले हैं जो इंडिपेंडेंट लिविंग के हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एडल्ट के लिए हैं ये। जब हमें उसको वोकेशनल एनवायरनमेंट में जब हमें उसे प्लेस करना है, उसके लिए है। तो फर्स्ट है बेसल MR, सेकंड है NIMH VAPS। एक एक करके हम इसको देखते हैं। फर्स्ट बेसल MR, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर एडल्ट लिविंग मेंटल रिटार्डेशन। जैसे हमने प्री स्कूल लेवल पे बेसिक MR पढ़ा था, ये उसी का ही, वो चिल्ड्रन के लिए था। बेसिक MR जो था वो चिल्ड्रन के लिए था, और बेसल MR ये उसी का ही एक पार्ट है, लेकिन ये है एडल्ट लिविंग, मतलब ये एडल्ट के लिए है। ठीक है, दिस स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप। वही NIMH ने बनाया है इसे, NIMH सिकंदराबाद, या जो अब निपिड हो गया है उसने बनाया है। दिस टूल इज डेवलप्ड फॉर असेसिंग द एडेप्टिव and maladaptive behavior of the adult person with intellectual disability above 18 years old। ठीक है, अब इसको और आगे डिटेल में पढ़ते हैं और क्या है इसमें बेसल MR में। बेसल MR कंटेन द फॉलोइंग डोमेन एरियाज। जैसे हमने बेसिक MR में ही पढ़ा था, पार्ट A पार्ट B, अगर आपको पिछली वीडियो का ध्यान होगा तो पार्ट A जो शो करता है वो करता है स्किल बिहेवियर को शो, और पार्ट B जो शो करता है वो करता है प्रॉब्लम बिहेवियर को शो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्किल बिहेवियर में क्या आएगा? पर्सनल केयर, फूड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी एंड लेजर एक्टिविटी, सेक्सुअलिटी, वर्क, फंक्शनल लिटरेसी, सोशल कम्युनिकेशन। यहाँ आप सारे देख रहे हैं, यहाँ पर सब स्किल बिहेवियर है। कौन से हैं? स्किल बिहेवियर है यहाँ पर सारे, जिससे हमें उसकी स्ट्रेंथ पता लगेगी कि क्या क्या वो कर सकता है। पार्ट B है प्रॉब्लम बिहेवियर। यहाँ पे जो एडेप्टिव बिहेवियर की जो हमने बात करी थी ID की डेफिनेशन में, एडेप्टिव बिहेवियर में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, तो ये सारी वो प्रॉब्लम बिहेवियर है। फिजिकल हार्म टुवर्ड्स अदर, दूसरों को फिजिकल हार्म करता है या नहीं करता है। डैमेज प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। मिसबिहेव करना, टेम्पर टेंट्रम्स, सेल्फ इंजरियस बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर, ऑड बिहेवियर, इनएप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर। तो ये सारे प्रॉब्लम बिहेवियर हैं जो बच्चा शो कर सकता है। अब यहाँ पर जो असेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है एडल्ट लेवल पे। किस लेवल पे? एडल्ट लेवल पे। तो पार्ट B के जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। पार्ट B और पार्ट A दोनों के जो कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं वो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एडल्ट का यहाँ पे असेसमेंट हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ दोनों चेंज हो गए हैं। सेकंड असेसमेंट टूल है NIMH VAPS। ये भी NIMH ने बनाया है, वोकेशनल असेसमेंट एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम फॉर पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन, या फिर ID। This vocational assessment tool was developed by A.T. Theresa Kutti in 1991. By using this tool, conducting the vocational assessment is simple, easy, cost effective। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वोकेशनल असेसमेंट का एक टूल है जो इम्पोर्टेंट भी है और यूज़ भी सबसे ज़्यादा यही होता है। पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा यही असेसमेंट टूल वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
अब ये एक फ्लो चार्ट है VAPS का। VAPS का फुल फॉर्म वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर इसकी याद रखिएगा और शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखिएगा। अब ये एक इसका फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट आप अपने पेपर में भी बना सकते हैं अगर VAPS का ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो। अब एक बार इस फ्लो चार्ट को हम समझ लेते हैं। वोकेशनल असेसमेंट हमारा दो तरीके से स्टार्ट होगा। पहला होगा ट्रेनी असेसमेंट, एक साइड ट्रेनी असेसमेंट और एक साइड कम्युनिटी असेसमेंट। अब देखिए यहाँ कैसे इसमें काम होता है, वोकेशनल असेसमेंट यहाँ कैसे किया जाता है। जब भी हमें बच्चे को या उस पर्सन को वोकेशनल एनवायरनमेंट में प्लेस करना है तो हम दो तरीके से असेसमेंट करेंगे। पहला तो हम उस पर्सन का असेसमेंट करेंगे कि उस पर्सन को क्या क्या चीज़ आती हैं, क्या क्या चीज़ नहीं आती हैं। हर तरीके से उसका असेसमेंट किया जाएगा कि क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम साथ के साथ कम्युनिटी का भी असेसमेंट करेंगे कि कम्युनिटी में ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जो उसके लिए सूट करती हैं, जो उसके लिए सूटेबल हैं। कम्युनिटी में ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो समझ में आया यहाँ पे आपको। यहाँ पे हम दो तरीके से असेसमेंट लेके चल रहे हैं, ट्रेनिंग का भी असेसमेंट कर रहे हैं और कम्युनिटी का भी असेसमेंट कर रहे हैं, दोनों का असेसमेंट कर रहे हैं। पहला स्टेप दोनों तरफ आपको क्लियर है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। ट्रेनी असेसमेंट के बाद जेनरिक स्किल असेसमेंट, जॉब आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक स्किल। ये दो तरीके की स्किल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जेनरिक स्किल और स्पेसिफिक स्किल। जेनरिक स्किल जो होती हैं वो ट्रेनी की असेस की जाती है। जेनरिक स्किल जैसे मैंने बताया ना, ट्रेनी का असेसमेंट होता है, तो जेनरिक स्किल असेसमेंट मतलब उसकी स्किल्स का असेसमेंट किया जा रहा है। जेनरिक स्किल्स में ट्रेनी की स्किल्स का असेसमेंट किया जा रहा है। और स्पेसिफिक स्किल में जॉब जो या कम्युनिटी का हमने जो असेसमेंट किया था, कम्युनिटी में जो जॉब उसके लिए अवेलेबल है, जो उसको सूटेबल है, उस जॉब का असेसमेंट किया जाएगा इसमें। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाली बात है, जेनरिक स्किल में ट्रेनी का असेसमेंट किया जा रहा है और स्पेसिफिक स्किल में जॉब का असेसमेंट किया जा रहा है या कम्युनिटी का असेसमेंट किया जा रहा है। इसके अगला नेक्स्ट स्टेप, जेनरिक स्किल असेसमेंट के बाद पर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल बिहेवियर, फंक्शनल एकेडमिक्स, सेफ्टी, डोमेस्टिक मोबिलिटी। ये सारी वही स्किल्स हैं जो ट्रेनिंग की स्किल्स का असेसमेंट किया जाएगा। ये सारी स्किल्स हैं। किस किस का असेसमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा। पर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल बिहेवियर किस तरीके का है, फंक्शनल एकेडमिक्स कैसा है उसका, ये सारी स्किल्स उसमें देखी जाएंगी। अब जो जॉब आइडेंटिफिकेशन, जो जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं, वो कौन कौन सी स्किल हैं जिनका असेसमेंट किया जाएगा। जॉब एनालिसिस, जॉब मैचिंग, मैच कर रही है उसे, यानी जॉब ट्रेनिंग, जॉब की ट्रेनिंग किस तरीके से, जॉब रिलेटेड स्किल्स उससे पर्सन से मैच कर रही है, यानी वर्क बिहेवियर ट्रेनिंग कि जब वो काम करेगा, वर्क जब करेगा तो उस टाइम कैसा बिहेवियर होना चाहिए, तो वर्क बिहेवियर ट्रेनिंग। अब देखिए दोनों तरीके से हमने असेसमेंट किया। एक तरफ हमने असेसमेंट चलाया ट्रेनिंग का, एक तरफ हमने असेसमेंट चलाया कम्युनिटी का। अब यहाँ पे हमारा असेसमेंट पूरा हो गया। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग लेवल पे पूरी हो जाएंगी तो एक तरफ हमारे पास ट्रेनिंग का डेटा आ जाएगा, एक तरफ कम्युनिटी का डेटा आ जाएगा। तो लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, जब दोनों चीज़ें मैच होंगी उसके बाद हम उस पर्सन को कहाँ प्लेस कर देंगे, जॉब में प्लेसमेंट कर देंगे। एक दोबारा समझते हैं इसको, एक तरफ ट्रेनिंग का असेसमेंट किया, एक तरफ कम्युनिटी का असेसमेंट किया, फिर लास्ट में उसको जॉब में प्लेस कर दिया। अब नीचे एक और है, सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, ओपन एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या चीज़ है, देखो एम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग तरीके की होती हैं। सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमने उसको जॉब में प्लेस कर दिया, जॉब में प्लेस करने के साथ साथ हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जॉब में प्लेस करने के साथ साथ हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने काम को
अपने वर्क को वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, ये तो हो गया सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट। अगला है ओपन एम्प्लॉयमेंट। क्या है? ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है उसको नॉर्मल जो जनरल जो लोग हैं, जहाँ जैसे जो नॉर्मल पर्सन है वो जहाँ काम कर रहे हैं उसी के साथ उसको प्लेस कर देना, उसी जगह पे उसी के साथ उसको प्लेस कर देना, वो होता है हमारा ओपन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट। शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी पर्सन ही काम करते हैं। ओपन एम्प्लॉयमेंट में पीडब्ल्यूडी पर्सन भी काम कर रहे थे और नॉर्मल जो लोग हैं वो भी काम कर रहे थे, लेकिन शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट में एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस होता है, ये एक ऐसा जॉब की पोस्टिंग होती है या जॉब प्लेस होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी पर्सन काम करते हैं, उसे कहा जाता है शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि खुद का बिजनेस वगैरह कुछ इस तरीके का हो गया, तो वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये VAPS का चार्ट पूरा समझ में आया होगा, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये VAPS का, इसको ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, What are the provision and scheme of Ministry of Social Justice and Empowerment MSJE, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MSJE भी कहा जाता है, फॉर वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है MSJE। तो अब हम यहाँ देखेंगे MSJE जो डिपार्टमेंट है वो क्या क्या स्कीम्स अलग अलग टाइम पे लेकर आया है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, पीडब्ल्यूडी पर्सन की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए वो क्या क्या अलग अलग स्कीम्स लेकर आया है। तो फर्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान। अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विद द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट। ये नेशनल एक्शन प्लान लेकर आए थे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक डिपार्टमेंट है जो किसके अंडर आता है? जो MSJE के अंडर आता है। ठीक है, इसके अंडर ये एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो क्या क्या कंपोनेंट थे इसके? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट टू बी सेटअप, एक यूनिट सेटअप करी गई थी। ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन, उस यूनिट की जो यूनिट सेटअप करी गई थी उसकी ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन, मतलब जब ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करना, वो सब इसका काम था। एम्प्लॉयर कनेक्ट यूनिट, वो प्लान था, वो नेशनल एक्शन प्लान था। सेकंड, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, VRCs, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप 17, कितने? 17 VRCs, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। मेन पर्पस क्या है इन सेंटर का? द मेन पर्पस ऑफ दिस सेंटर इज टू इवेल्युएट द कैपेबिलिटी ऑफ डिसेबल क्लाइंट, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इवेल्युएट करना। दे ऑल्सो स्पॉन्सर कैंडिडेट टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो VRC पहला था नेशनल एक्शन प्लान, दूसरा वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर सेटअप किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, कितने? 17। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके? वोकेशनल इवेल्युएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन, ठीक है। असेसमेंट ऑफ मेडिकल साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन नीड, मेडिकल साइकोलॉजिकल और रिहेबिलिटेशन नीड इनका भी असेसमेंट करना। असिस्ट इन डेवलपिंग रिहेबिलिटेशन प्लान डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक नीड। स्पॉन्सर डिसेबल्ड रजिस्ट्रेंट अगेंस्ट नोटिफाइड आइडेंटिफाइड वैकेंसी, जो वैकेंसी सिर्फ PWD के लिए आइडेंटिफाइड है उसके लिए उनको रजिस्टर करवाना। तो ये सब किसके काम थे, किस स्कीम के अंडर आए? ये वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करे गए थे इसके अंडर आते हैं। थर्ड जो स्कीम है, स्कीम कहेंगे या इसको कह सकते हैं नेशनल अवार्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो आपको पता ही है 3 दिसंबर को, हर साल 3 दिसंबर को PWD इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है। तो
3rd December each year. MSJE has been giving national award since 1969. 1969 से हर ईयर 3rd दिसंबर को डिसेबल डे मनाया जाता है, जिस दिन अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो PWD की कैटेगरी में जो जो पर्सन्स आते हैं, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग फील्ड में जो भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो कुछ भी हासिल किया है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग उनको अवार्ड भी दिया जाता है। बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द डिसेबल्ड, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयर, बेस्ट इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, क्रिएटिव, डिसेबल्ड पर्सन, हर कैटेगरी में इनको अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं। इट हैज़ सर्व्ड द एम ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द डिसेबल्ड पर्सन एंड brought them in the mainstream। ठीक है। 4th स्कीम है द नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NHFDC। ये कब बनाया गया था? ये 24 जनवरी 1997 में बनाया गया था। किसके अंडर आता है? MSJE के अंडर ही आता है ये भी। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट with the objective of serving as catalyst in the economic development of PWD। बेसिकली NHFDC क्या करता है, ये अलग अलग, इसके अंदर अलग अलग स्कीम्स आती हैं, जैसे फाइनेंशियल दिव्यांगजन योजना, माइक्रो फाइनेंस योजना, ये सब कुछ NHFDC ने अलग अलग स्कीम चलाई हैं इकोनॉमिक हेल्प देने के लिए। किसको? पर्सन विद डिसेबिलिटी को इकोनॉमिक हेल्प देने के लिए ये सब स्कीम्स चलाई गई हैं NHFDC के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज IFSP? मेंशन द वेरियस इम्प्लीकेशन ऑफ सिबलिंग नीड्स असेसमेंट इन प्लानिंग। IFSP क्या होता है? आप लोगों ने IEP तो पढ़ा ही है। IEP तो आप सब लोग जानते ही हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। अब ये IFSP क्या है? अब इस IFSP के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों में से कि बहुतों ने पहले पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज इसको समझ ले कि IFSP क्या होता है। इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होता है और IFSP इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। दोनों में अंतर क्या है? IEP और IFSP में अंतर क्या है? IEP सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए प्लान किया जाता है, जबकि IFSP जो है उस इंडिविजुअल के लिए तो होता ही है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे फैमिली पर भी मेन फोकस दिया जाता है, फैमिली पे भी जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि IEP में फैमिली इंक्लूड नहीं होती है, फैमिली इंक्लूड IEP में भी होती है, बट एक तरीके से कह सकते हैं एक्टिवली जो फैमिली इंक्लूड होती है वो IFSP में होती है, क्योंकि इसका नाम ही है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। IFSP is a working document produced collaboratively by program staff and family member that contain the agreed upon early intervention services for an eligible child and family based on a multidisciplinary eligibility evaluation and any completed assessment. The plan includes services necessary to enhance the development of an eligible child and the capacity of the family to meet the child needs। IFSP ये एक फैमिली से रिलेटेड प्लान है जिसमें फैमिली भी इंक्लूडेड है, बच्चा भी इंक्लूडेड है। असेसमेंट किया जाएगा उसका मल्टी डिसिप्लिनरी टीम द्वारा, जिसमें हर एक प्रोफेशनल इंक्लूड होगा, जो भी इंक्लूड होना चाहिए बच्चे के लिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोफेशनल इंक्लूड होना चाहिए वो इंक्लूड होगा, वो अपने अपने असेसमेंट देगा। ठीक है, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाएगा जो फैमिली और बच्चे दोनों की नीड्स को फुलफिल करेगा। तो ये है IFSP। अब देखो डेफिनेशन से हमें ये तो पता लग गया कि IFSP में फैमिली भी एक एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करती है, फैमिली का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फैमिली के अलावा भी और फैमिली में सिबलिंग्स भी आ जाते हैं, तो अनलाइक पेरेंट्स सिबलिंग ऑल्सो हैव अ ग्रेटर रोल इन IFSP फॉर द एलिजिबल चाइल्ड। सिबलिंग्स भाई बहनों का भी उतना ही रोल है जितना
पेरेंट्स का है, क्योंकि फैमिली में सारे आ जाते हैं। तो अब हम इसमें सिबलिंग्स का रोल देखेंगे क्या है। सिबलिंग्स डू नॉट ओनली रिक्वायर हेल्प इन मीटिंग द नीड्स ऑफ देयर ब्रदर सिस्टर विद ID, but they also require help for themselves in planning for their future. सिबलिंग्स क्योंकि वो उसी बच्चे की एज के होते हैं, तो वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उस अपने भाई बहन के बारे में, जिस जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे है उसके बारे में एक वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। सिबलिंग्स डू रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ देयर ब्रदर सिस्टर विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उन्हें अपने ब्रदर या सिस्टर जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दे ऑल्सो रिक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू ट्रेन एंड लर्न टू मैनेज बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ देयर अफेक्टेड ब्रदर सिस्टर। और फैमिली के साथ साथ मदर और फादर के साथ साथ सिबलिंग्स को भी नॉलेज होनी चाहिए, और वो ट्रेनिंग उन्हें भी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने ब्रदर सिस्टर जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे है उसके बिहेवियर को मैनेज कर सके और उसकी प्रॉब्लम के बारे में जान सके। तो सिबलिंग्स को भी ट्रेनिंग देना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मदर और फादर को। इंटरेक्शन बिटवीन सिबलिंग्स could contribute immensely in resolving their emotional reaction and help learn from each other experiences the way of coping with common situation encountered by them। ठीक है, तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि ना सिर्फ फैमिली या ना सिर्फ मदर फादर, सिबलिंग्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, सिबलिंग्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। जो उनके ब्रदर सिस्टर हैं, उनके जो ब्रदर सिस्टर हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जिन्हें है, उनके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हमारी जो ये यूनिट है, यूनिट 1, जो है हमारी असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, ये हमारी पूरी कवर हो गई है। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा देखिए, क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा देखिए, प्रैक्टिस करिए, अपने से लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, डिस्क्रिप्टिव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना। जब तक आप अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, ऐसे ही सिर्फ ऊपर से पढ़ पढ़ के ये आपसे पेपर में नहीं लिखे जाएंगे, ये अपने आप से आपको कॉपी में खुद से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं आंसर डिज़ाइन करने के लिए। अपने एग्जैक्टली ये नहीं लिखने हैं, आप चाहें तो इनमें थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई करके उस तरीके से भी आंसर्स को आप अपने डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस भी आपको पसंद आए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, MCQ मंत्रा के साथ। और इस की PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, जो कि हमारी यूनिट 2 है करिकुलम वाली। उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।